गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। लेक्चर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 6 हमारा था पॉलीप्लॉइडी और म्यूटेशन के बारे में, और लेक्चर 6 के साथ हमने यूनिट 2 भी जो है कंप्लीट कर ली फार्माकोग्नोसी की। लेक्चर नंबर 7 लेकर के मैं आ गया हूं, और 7 के साथ ही हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यूनिट 3 में हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। कि प्लांट टिश्यू को कल्चर कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे इसको रीजनरेट किया जाता है, इसको क्यूरेट कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। सो टिश्यू कल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ इन विट्रो कल्टीवेशन। कैसे हम लोग साइंटिफिकली क्यूरेट कर सकते हैं प्लांट्स को इन द लैब कंडीशंस, जिसकी वजह से जो प्लांट की प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लांट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो ज्यादा बढ़ जाए या हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर दें। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सुमित प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, लेकर के आ गया हूं आपके सबके सामने लेक्चर नंबर 7। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। बिफोर दैट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा 21@gmail.com। ठीक है, इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। लेक्चर्स के दौरान आप क्या कर सकते हो, हमारे लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट को इंस्टाग्राम पे जाकर के हमें मेंशन करो, एंड वी विल बी गिविंग यू द मेंशन बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं। आई डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years, 500 से स्टूडेंट से ज्यादा को मैं मेंटोर कर चुका हूं ऑफ डी फार्मा एंड बी फार्मा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो वर्कड एज लेक्चरर in Charak Institute of Pharmacy. I have also worked as lecturer in Charak Institute of Pharmacy. Charak Institute of Pharmacy. Charak Institute of Pharmacy. समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो हेडिंग डालो सब लोग। टिश्यू कल्चर, सब लोग अपने रजिस्टर्स, नोट्स, स्टिकी नोट्स, पेन, मार्कर्स निकाल लो, और प्लीज डू मेक नोट्स विद मी बिकॉज दिस विल डिसाइड योर क्लैरिटी इन फार्मेसी या फार्माकोग्नोसी। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, राइट डाउन द हेडिंग टिश्यू कल्चर। राइट डाउन द हेडिंग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। ठीक, अब टिश्यू कल्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर? Tissue culture is considered as it can be defined as the in vitro cultivation technique. Can be considered as a in vitro cultivation technique जिसको यूज किया जाता है टू जिसको यूज किया जाता है अंडर aseptic and controlled environmental condition, ठीक है, इन न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक, टू ग्रो द प्लांट सेल। ठीक है, it is the phenomena of it is the phenomena of it is the phenomena of phenomena of plant cell phenomena of in vitro cultivation of in vitro cultivation of plant cell under aseptic conditions under aseptic conditions under aseptic conditions। ठीक है, it can be defined as in vitro cultivation of plant cell under aseptic conditions। ठीक है, in liquid or semi solid
और सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट मीडियम। समझो मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इन विट्रो कल्टीवेशन का मतलब होता है लैब ग्रोन कल्टीवेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका अगार हो जाता है, पेक्टिन हो जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। हम एक ऐसा मीडियम क्रिएट करते हैं, उसमें अपने प्लांट को लैबोरेटरी कंडीशन में, ठीक है, मतलब एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक, सेप्सिस का मतलब होता है माइक्रोब्स, सेप्सिस का मतलब होता है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेप्सिस का मतलब होता है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, सेप्सिस का मतलब होता है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जब यहां पर ए लग जाता है, जब यहां पर आगे ए लग गया, दिस मींस एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसी जगह जहां पर माइक्रोब्स एब्सेंट हो, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन विट्रो कल्टीवेशन के थ्रू न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट का कल्चर करवाते हैं, प्लांट का डेवलपमेंट करवाते हैं। और इसको करने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग एनहांस कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड टिश्यू कल्चर, दैट्स कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। एक तरीके की इनविट्रो कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि प्लांट सेल में की जाती है इन द न्यूट्रिएंट मीडियम, इन द न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट मीडियम की बात कर ली हम लोगों ने, या मीडिया की बात कर ली, ठीक है, मीडियम मीडिया कंसिडर्ड एज सेम, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं कि रेगुलर और यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अगर हम लोग इसी के एडवांटेजेस की बात कर लें, इसी के एडवांटेजेस की बात कर लें, एडवांटेजेस की बात कर लें, तो क्या होता है, तो एक्चुअली में होता ये है कि अगर हम लोग ने इसके एडवांटेजेस की बात की, तो एडवांटेजेस में ये होता है कि रेगुलर एंड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रेगुलर एंड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करते हैं आगे, तो ये क्या होते हैं, इनकी क्वालिटी जो होती है वो गुड क्वालिटी होती है, ठीक है, ओके, क्वालिटी इज ऑप्टिमम, डिजीज फ्री, डिजीज फ्री, ठीक। आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म एंड रेगुलर सप्लाई होती है, डिजीज फ्री होते हैं, क्वालिटी कैन बी, क्वालिटी इज ऑप्टिमम, या क्वालिटी इज इनहेंस्ड कह सकते हैं हम लोग इसको, क्वालिटी इज इनहेंस्ड कह सकते हैं, डिजीज फ्री होते हैं ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, बायोसिंथेटिक पाथवे ट्रेसिंग, बायोसिंथेटिक पाथवे ट्रेसिंग,
बायोसिंथेटिक पाथवे ट्रेसिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे ट्रेसिंग। इसके बाद इसको हम लोग और क्या 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 एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके, एक और एडवांटेजेस हो सकता है इसका क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट भाई सीधी सी बात इतनी सी है कि अगर आपने डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को अगर इनकलकेट करोगे तो भाई कोई ऐसी प्रॉपर्टी इनकलकेट करोगे जो आपको बेनिफिट दे, जो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे। कभी आप ऐसा तो चाहोगे नहीं कि आप जो है कोई कोई नेगेटिव क्वालिटी तो आप इनकलकेट करना नहीं चाहोगे अपने कल्चर में। हमेशा आप चाहोगे कि और बेटर हो जाए, और बेटर हो जाए, और बेटर हो जाए। और सेम चीज जब हम प्लांट्स के साथ करते हैं ना, टिश्यूज के साथ करते हैं या टिश्यू कल्चर प्लांट कल्चर के साथ करते हैं, तो उससे क्या होता है जब हम उसको क्रॉप पर या कमर्शलाइज करते हैं, ठीक है, या क्रॉप में इनकलकेट करते हैं उस चीज को, तो क्रॉप हमारी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोगों ने गेहूं में कर दिया, तो फिर क्या होगा, गेहूं की क्वालिटी और इंप्रूव हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हो गया? हो गया स्टूडेंट्स? चलो, अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा टोटीपोटेंसी। सबसे पहले आता है हमारा टोटीपोटेंसी, ठीक। और दूसरी क्या आती है हमारी, प्लास्टिसिटी। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा टिश्यू कल्चर क्या होता है। एक इनविट्रो कल्टीवेशन की टेक्निक है। इनविट्रो मतलब लैब ग्रोन, ठीक है, लैब ग्रोन, ठीक है। एसेप्टिक कंडीशन मतलब सेप्सिस नहीं होगा, कंटामिनेशन नहीं होगा, ठीक है, या इन्फेक्शन नहीं होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, एसेप्टिक कंडीशन, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर। हेडिंग डालो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर। न्यूट्रिशनल requirement of tissue culture। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर, डन। चल, आगे चलते हैं और इस चीज को हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब समझो मेरी बात को कि कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब न्यूट्रिएंट मीडिया का कॉम्पोजिशन किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ nutrient media, composition of nutrient media depends on, ठीक है, composition of nutrient media depends on, contribution of nutrient media depends on particular species of plant, particular species of plant, पर्टिकुलर स्पीशी ऑफ प्लांट, और साथ ही साथ उसके साथ क्या होता है, पार्ट यूज फॉर कल्टीवेशन, part of plant used for
used for cultivation, used for cultivation. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सीधी सी बात इतनी सी है कि न्यूट्रिएंट मीडिया का वो कंपोजिशन डिपेंड करता है कि प्लांट की स्पीशी कौन सी है और प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया गया है, प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया गया है आपके कल्चर में, ठीक है, मीडिया में या कल्टीवेशन करने के लिए। अब न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडिया इज लाइक अ स्लरी, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ स्लरी जिसमें सेवरल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्लरी, ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ several nutritional components, several nutritional components, several nutritional components, several nutritional components, ठीक है, slurry comprises of several nutritional components. Are you getting my point or not? Instead, अगर हम लोग आगे की बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले न्यूट्रिएंट मीडियम की, तो न्यूट्रिएंट मीडिया कंप्राइजेस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया comprises of following comprises of following things, ठीक, अच्छा, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्या हो गए? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, या फिर हम लोग कह लें सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, या फिर हम लोग कह लें सॉल्ट्स, ठीक है, ओके, ठीक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कह लें या फिर हम लोग कह लें सॉल्ट्स, ठीक। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, यहां पर होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक, यहां पर होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब छोटे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इट शुड बी मोर देन, इट शुड बी लेस देन 30 ppm। अगर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एक कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसका जो साइज होना चाहिए वो 30 ppm से कम होना चाहिए, 30 ppm से कम होना चाहिए। थर्ड सेकंड ईयर में आ गए तुम लोग, मेरे को बताओ पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा, मेरे को बताओ। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो 30 ppm से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इसका जो साइज होना चाहिए वो 30 ppm से कम होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पे अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जहां पर साइज 30 ppm से ज्यादा होता है, 30 ppm से ज्यादा होता है, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग इसमें हम लोग एग्जांपल्स की बात करें कि किसमें कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि आ गया हमारा नाइट्रोजन, आ गया फास्फोरस, आ गया, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे क्या हैं? सॉरी 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 सॉरी, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। हाँ,
तो माइक्रो हाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉमा पोटेशियम। ठीक, तो ये सारे आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा, अब हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि आपके फेरस हो गए, मैंगनीज हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, ये सारे, ब्रोमीन कह रहा हूं सॉरी, बोरॉन, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन। ठीक, ईटीसी, ईटीसी। ये हो गए आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हो गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आई होप सो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कार्बन सोर्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट मीडियम में और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन सोर्स। ठीक है, कार्बन सोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। अब कार्बन सोर्स जब प्रेजेंट है तो कार्बन सोर्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट शुड बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, लाइक सच एज, या जस्ट लाइक सुक्रोज, जस्ट लाइक सुक्रोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एटसेट्रा, सुक्रोज, ग्लूकोज एटसेट्रा। ठीक है, कुछ अलग भी हैं, जैसे कि सम frequently used carbon source are, carbon source are, carbon source are, क्या होता है, some frequently used carbon source are, कौन कौन से हैं, जैसे कि हो गए माल्टोज, जैसे कि हो गया आपका लैक्टोज, गैलेक्टोज और स्टार्च। ठीक है, जैसे कि हो गया लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन सोर्स। समझ गए? अच्छा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं अगर हम लोग, कि इसमें हम लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हम लोग इसमें इनकलकेट कर सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आपके न्यूट्रिएंट मीडिया में होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब हम लोगों ने हेडिंग डाली थी ना कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए टिश्यू कल्चर के लिए। अब टिश्यू कल्चर में हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया बना रहे हैं और न्यूट्रिएंट मीडिया के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। पहला क्या था, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दूसरा क्या था हमारा कार्बन सोर्स, और तीसरा क्या था हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे कि होता है विटामिन। ठीक है, जैसे कि होता है विटामिन। ठीक, होता है आपका विटामिन। अब विटामिन का मतलब क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, यूज्ड एज अ कैटलिस्ट।
It is employed as a catalyst. It is employed as a catalyst for normal growth and development. For normal growth and development. For normal growth and डेवलपमेंट. ठीक है. अच्छा, विटामिन का तो यूज इसलिए हो गया ताकि कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है और नॉर्मल ग्रोथ, ताकि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प किया जा सके. फॉर एग्जांपल, ठीक है, थायमिन इज यूज्ड फॉर सेल ग्रोथ. थायमिन इज यूज्ड फॉर thiamine is used for cell growth. Thiamine is used for cell growth. ठीक है, तो ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल. ठीक है, थायमिन इज यूज्ड एज सेल ग्रोथ. और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि निकोटिनिक एसिड है, पायरिडॉक्सिन है. निकोटिनिक एसिड है आपका, निकोटिनिक एसिड है, पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन है. ठीक है, निकोटिनिक एसिड है आपका, पायरिडॉक्सिन है, साथ ही साथ कैल्शियम पेंटोथायोनेट है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब विटामिन में आते हैं. ये सब विटामिन में आते हैं. ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ कि नेक्स्ट हमें क्या क्या जरूरत हो सकता है. नेक्स्ट हमें क्या क्या जरूरत हो सकता है. ठीक है, कुछ और की अगर हम लोग बात कर ले विटामिन, क्योंकि अभी देखो किसी का रिप्लाई आ रहा है कि कुछ और, तो कुछ और में बात कर लेते हैं अगर, तो जैसे कि बायोटिन है. ठीक है, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि बायोटिन है. बायोटिन इज आल्सो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट. राइबोफ्लूविन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, राइबोफ्लूविन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है. ठीक, विटामिन ई है, फॉलिक एसिड है, विटामिन ई है, फॉलिक एसिड है. ठीक, विटामिन ई है और फॉलिक एसिड है. समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो अब आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. आगे चलने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगली रिक्वायरमेंट को देख लेंगे. पहला तुमने विटामिन देख लिया था यहाँ पे कि एक ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट में एक चीज हो गई विटामिन. दूसरा क्या है हमारा? अमाइनो एसिड्स. दूसरा क्या है हमारा? अमाइनो एसिड्स. दूसरा क्या है? अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स. ठीक, अब अमाइनो एसिड्स की अगर हम लोग बात कर लें, तो अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फॉर नाइट्रोजन सप्लाई. ठीक है, अमाइनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ठीक है, टू सप्लाई नाइट्रोजन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ, it is substitution of, it is it is substitution of, it is substitution of nitrogen supply, substitution of nitrogen supply. It is substitution of nitrogen supply, glycine, arginine, glycine, arginine. ठीक है, और क्या होता है? और क्या होता है साथ ही साथ? सिस्टीन, ग्लूटामिन और टायरोसिन. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है,
ग्लूटामिन ईटीसी। ठीक, ये सारे अमाइनो एसिड्स का यूज कर सकते हैं। और आगे आ जाते हैं हम लोग अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे। अगर नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट है हमारे अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अदर ऑर्गेनिक substances, other organic substances, ठीक, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, या सप्लीमेंट्स, ठीक। अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स की बात कर लें तो नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक natural organic substances like natural organic substances like क्या क्या कौन कौन से होते हैं, लाइक कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, कॉर्न मिल्क, कॉर्न मिल्क, ईस्ट, ठीक, ईस्ट, ठीक है, एंड टोमेटो जूस, टोमेटो जूस। डन, डन और नॉट? सो दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। इसी के साथ साथ फिर हमारे इसमें अगले आते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, हमारे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, गिब्रेलिन, गिब्रेलिन, ठीक, इथिलिन, इथाइलिन, ठीक, एंड एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। क्या है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिब्रेलिन, इथिलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक। इसमें हम लोगों ने सारी चीजें पहले ही देख ली है, ठीक। अब हम लोग आते हैं आगे सॉलिडिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। ये सारे तो वो हो गए जो कि आपके किसके पोर्शन थे, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के। अब हम लोग जो नेक्स्ट मेजर पोर्शन पे आते हैं वो क्या है हमारा, वो क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स, एक मिनट, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स। अब सॉलिडिफाइंग एजेंट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा, तो सॉलिडिफाइंग एजेंट्स में होता क्या है एक्चुअली में कि ऐसे एजेंट्स जो कि लिक्विड मीडियम को सॉलिडिफाई कर दें। लिक्विड मीडियम को सॉलिडिफाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कभी आपने स्लरी देखी, स्लरी सेमी सॉलिड मिक्सचर, मतलब वो सॉलिड भी नहीं हो पूरी तरीके से, लिक्विड भी नहीं हो पूरी तरीके से, तो वो होता है आपका सेमी सॉलिड। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट्स वही होते हैं। अब सॉलिडिफाइंग एजेंट्स कौन कौन से आ गए इसमें, यहां पर आ गए जैसे कि अगार, जैसे कि आ गया हमारा अगार, जैसे कि आ गया हमारा अगार 0.5%, 0.5% अगार कॉम्पोजिशन है अगार की, 0.5% से लेकर के 1% के बीच में हो सकता है। सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये अगार इतनी कॉम्पोजिशन में होना चाहिए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मीडिया में, ठीक है। और पीएच शुड बी मेंटेन्ड एट
5.6 to 5.8, pH maintained at 5.6 to 5.8, 5.6 to 5.8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मतलब 5.5 से 5.6 से 5.8 तक के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। और अगार का कंपोजिशन कितना होना चाहिए, 0.5 to 1% होना चाहिए। ठीक है, सो दीज ऑल आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। अब इसको हम लोग सिंक्रोन, इतना मैं आपको पढ़ा तो दिया, लेकिन अब इसको याद कैसे कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, कि ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगा एक्चुअली में कि कितना आसान है, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो सब लोग निकालो मेरे साथ स्केल, पेंसिल, स्केल, पेन, और अगर रजिस्टर ऐसे यूज कर रहे हो तो उसको इस तरीके से चेंज टिल्ट कर लेना। ठीक है, और मेरे साथ बनाना स्टार्ट करो, मेरे साथ बनाना स्टार्ट करो। हेडिंग डालो, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर टिश्यू कल्चर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर टिश्यू कल्चर, फॉर टिश्यू कल्चर। अब इसमें क्या होता है ना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में जो जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं उसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसका हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेंगे। ठीक, ओके, ठीक। इधर इट इज नॉट स्केल, स्केल 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 स्केल। यहाँ पे नहीं है। ये क्या हो गया? अरे बंद हो गया शायद, ये रहा। हाँ, ठीक है ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा खराब ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आता है हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले क्या आते हैं हमारे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आते हैं। ठीक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आने के बाद फिर अगले हमारे कौन से आते हैं, फिर आते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बाद कौन से आते हैं हमारे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बाद आते हैं हमारे ऑर्गेनिक या कार्बन सोर्स। ठीक है, कार्बन सोर्स, ये वही सारी चीजें हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया है, समझा करके लिखवाया है। ठीक है, और फिर आता है हमारा ऑर्गेनिक मीडिया या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, और फिर आता है आपका सॉलिडिफाइंग एजेंट, सॉलिडिफाइंग एजेंट, सॉलिडिफाइंग एजेंट। ठीक है, जो कि आपका क्या हो सकता है, अगार हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है आपका, अगार हो सकता है। ठीक, 0.5 0.5 to 1%। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगार हो सकता है 0.5 to 1%। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे फिर वही चीज आ जाती है कि दो आ गए यहाँ पर। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो की बात करें सो साइज शुड बी लेस देन 30 ppm से कम होना चाहिए, सॉरी 30 ppm से कम होना चाहिए। ठीक, मैक्रो में क्या है, 30 ppm से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, माइक्रो में 30 ppm से कम होना चाहिए, मैक्रो में 30 ppm से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल्स की बात, इसके एग्जांपल्स में देख ले तो सबसे पहले आता है
नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैलियम, फास्फोरस, और क्या आता है, और आता है आपका सल्फर। ठीक, वैसे अगर हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आयरन, मैग्नीज, आयरन हो गए, मैंगनीज हो गया, ठीक, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, निकल, कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात बता दे तो चारों मैंने बता दिए थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, और क्या है, गिब्रेलिन, गिब्रेलिन, ठीक, इरेजर से इरेज करो इसको, गिब्रेलिन हो गया। फिर आता है आपका इथाइलिन, इथाइलिन, और फिर आता है एबीए, एब्सिसिक एसिड। ठीक, ये होते हैं। ठीक, कार्बन सोर्स की बात करें तो कार्बन सोर्स में कौन कौन से आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली यूज, सुक्रोज, ठीक, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ईटीसी। ठीक, ईटीसी। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पहले बता दिया था, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, विटामिन आ गए आपके, अमाइनो एसिड्स आ गए आपके, एएमए कर लो, अमाइनो एसिड्स कर लो, ठीक है, और कौन सा रह गया था, और अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, ठीक, अदर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ठीक, हो गए। सो दिस इज योर फ्लो चार्ट। ये क्या है, ये आपका है फ्लो चार्ट। ठीक, आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कंपोजिशन याद कैसे करना है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ मैंने फ्लो चार्ट बना करके भी दिखा दिया। अब फ्लो चार्ट बना के दिखाने के बाद हुआ ये एक्चुअली में कि अब आपको क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि इसको एक्चुअली में समझना कैसे है। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की आर्मी को बड़े करते रहिएगा, एज सुन एज पॉसिबल हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, और प्लीज जाकर के हमारी पॉडकास्ट सीरीज देखिए वार्तालाप समित के साथ, जहां पर हम लेकर के आ रहे हैं डायरेक्टर्स के साथ पॉडकास्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट, या फिर उन टीचर्स के साथ जिनको मोर देन 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप सो आज के लिए इतना काफी होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद। ठीक है, बाय बाय क्लास।